गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कारो पार्ट 4। कारो पार्ट 1, 2, 3 की वीडियो मैंने ऑलरेडी ड्रॉप कर दी है। उसमें मैंने कारो के 12 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देखिए। और जो आज के हमारे रिमेनिंग 4 पॉइंट्स हैं मैं आज इसी वीडियो में कवर करूँगा। साथ ही साथ मैं लास्ट में एक रिवीजन लूँगा, 16 के 16 पॉइंट्स को एक साथ हेडिंग वाइज में कवर करूँगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो कारो का 13वां पॉइंट है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अब इस पॉइंट को मैं एक बार रीडिंग करूँगा, देन मैं आपको इसका मतलब समझाऊँगा। Whether managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of Section 197, read with Schedule 5 to the Companies Act. If not, state the amount involved and steps taken by the company for securing refund of the same. चलो जो बोलना था इन्होंने बोल दिया, अब सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए क्या है ये बोल रहा है जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं हमारे, उनके रेम्यूनरेशन के बारे में। तो ये बोल रहा है कि क्या जब आपने रेम्यूनरेशन पे किए है डायरेक्टर्स को, क्या वो कंप्लाइंस था, एज पर कंप्लाइंस था 197 शेड्यूल 5 के? हाँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा रिपोर्टिंग में कि क्या अमाउंट इन्वॉल्व था और आपने क्या क्या स्टेप लिए वो रिफंड के लिए। अब उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये 197 शेड्यूल 5 है क्या, वो क्या कहता है। तो देखो भाई, ये सेक्शन बोलता है कि जो आप रेम्यूनरेशन पे करने वाले हो वो नेट प्रॉफिट का 11% होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। मतलब जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो तो उसका 11% निकालोगे तो उससे ज़्यादा आप डायरेक्टर को एज एन रेम्यूनरेशन पे नहीं कर सकते। हाँ मगर सिटिंग फीस, जो डायरेक्टर की सिटिंग फीस होती है वो इससे अलग हो सकती है, वो 11% से अलग आप दे सकते हो, लेकिन जो प्योरली जो रेम्यूनरेशन होगी वो 11% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, जो आप नेट प्रॉफिट निकालोगे वो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन से डिडक्शन देने से पहले निकालोगे, यानी जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का डिडक्शन नहीं होगा, उसका 11% निकालोगे आप। तो मेरे ख्याल से अब ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया ये सेक्शन 197 शेड्यूल 5 क्या बोलता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये सेक्शन बोलता है कि जो आप रेम्यूनरेशन पे करोगे मैनेजर को वो सेक्शन 197 शेड्यूल 5 के हिसाब से होने चाहिए, यानी 11% ऑफ नेट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना। नहीं तो आपको बताना पड़ेगा अमाउंट इन्वॉल्व और आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं रिफंड के लिए। यानी आपने 15% दे दिया था रेम्यूनरेशन में, 11% इज द लिमिट, तो अब 4% का आपको रिफंड लेना पड़ेगा। तो कंपनी क्या क्या स्टेप्स उठा रही है उसके लिए वो आपको बताना पड़ेगा रिपोर्टिंग में कारो की। तो चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। आज का हमारा दूसरा पॉइंट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट। ये आपने शब्द सुना होगा अपने IPCC ग्रुप 1 के लॉ में। अब ये एक पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि क्या कंपनी ने कोई प्राइवेट प्लेसमेंट किया है शेयर्स का। हाँ तो क्या सेक्शन 42 का कंप्लायंस है या नहीं। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको अमाउंट और नेचर बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको सेक्शन 42 क्या है वो पता होना चाहिए। वो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है उसमें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है। अब एक्चुअली होता क्या है, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको IPO बताया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है और पब्लिक इशू निकालती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर्स इशू किए जाते हैं, वो होते हैं अदर देन पब्लिक इशू। अब इसमें एक लिमिट है, जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है उसकी लिमिट है 50 या जो प्रिस्क्राइब्ड हो वो है 200। तो यानी जब एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है तो उसको कुछ कंडीशन निभानी पड़ती है, उसके बिना वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकती। किया है तो सेक्शन का वायलेशन है, तो वो आपको कारो की रिपोर्टिंग में बताना पड़ेगा। एक बार मैं रीडिंग मार देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। Whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review, and if so,
एज टू वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विद एंड द अमाउंट रेज्ड हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पसेस फॉर विच द फंड वर रेज्ड। अब यार ये लाइन जो मैंने आपको अभी बोली है, यूज्ड फॉर द पर्पसेस फॉर विच द फंड्स वर रेज्ड, ये मैं आईपीओ में आपको बता चुका हूँ। आपको एग्जांपल भी दिया था एक बच्चे का 9th क्लास के, कि कंपनी ने जिस चीज़ के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाया है, क्या कंपनी ने उसी में पैसा लगाया है? हाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये वायलेशन है, ये भी कारों को रिपोर्ट करना पड़ेगा, कारों की रिपोर्टिंग में आएगा मतलब। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एज सच कोई इतना टफ नहीं है, जो टफ पॉइंट थे वो मैंने अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब ये क्या कहता है, ये है नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स। यानी अगर एक कंपनी अपने डायरेक्टर से कोई एसेट एक्वायर कर रही है या डायरेक्टर कंपनी से एसेट एक्वायर कर रहा है, तो उसमें आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा सेक्शन 192 का। सेक्शन 192 बोलता है कि प्रायर अप्रूव इन एजीएम, मतलब जनरल मीटिंग में इसका पहले से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि कंपनी डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर कंपनी के साथ एक ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, एसेट एक्वायर किए, मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन करने वाले। तो आपको इसमें सेक्शन 192 कंप्लायंस देखना है। रीड करता हूँ एक बार। वेदर द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर और पर्सन्स कनेक्टेड विद हिम एंड इफ सो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टर की बात नहीं हो रही कंपनी के, यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, या डायरेक्टर कोई पर्सन कनेक्टेड विद या रिलेटिव हो उसका। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये सिर्फ अपनी कंपनी के डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, जिसमें हमारे एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी सब आती है। नाउ आज का लास्ट पॉइंट और हमारे कारों के लास्ट पॉइंट जो है वो है वेदर द कंपनी हैज़ is required to be registered under section 45 IA of the RBI Act 1934 and if so whether the registration has been obtained। सीधी भाषा में बोलूँ, अगर वो NBFC है, कंपनी अगर NBFC है तो उसे RBI एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। तो ऑडिटर का ये देखना पड़ेगा क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया है या नहीं। ख़त्म, कुछ नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ NBFC की बोल रहा था, NBFC के बारे में, बस ख़त्म। आपके 16 के 16 पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। टाइम लगा लेकिन मैं मानूंगा कि आपको मैंने अपना बेस्ट दिया है। और मैं जाते जाते आपको पक्का पक्का इसकी हेडिंग कर देता हूँ एक बार कि हमने कौन कौन से 16 पॉइंट्स कवर किए हैं, ताकि आपको मुँह जुबानी याद हो जाए। तो पहला पॉइंट था हमारा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, जिसमें हमें देखना था, फिजिकली वेरिफिकेशन करना था, टाइटल डीड देखना था, उसमें कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ना कर रही है वो देखना था। देन हमारा था इन्वेंट्री, उसमें भी वही दो बातें देखनी थी। तीसरा था हमारा डिपॉजिट, कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं या नहीं। चौथा था हमारा, ध्यान सुनना इस पॉइंट को, मैं बार बार बोल देता हूँ, कि लोन एंड एडवांसेस, एक लोन एंड एडवांसेस जो हमने दिए है हमारी एसेट है जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और एक पॉइंट था लोन्स और बोरोइंग्स, दैट इज़ आवर लायबिलिटी, उस पर हमें इंटरेस्ट देना है। ठीक है, ये दो पॉइंट इसलिए अलग अलग कराए दिए। फिर था हमारा कंपनी कोई कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करती है या नहीं वो बताना था। देन हमारा था स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में, एक थी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, एक थी डिस्प्यूटेड। फिर एक पॉइंट था हमारा फ्रॉड, कंपनी ने किया हो या कंपनी के ऊपर किसी ने किया हो। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, जो आज ही हमने पढ़ा है। फिर एक पॉइंट था निधि कंपनी से रिलेटेड, एक था रिलेटेड पार्टी का, और एक जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिसके मैं आज भी डिफरेंस बता रहा हूँ, एक था आईपीओ और आज कराया है मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड। फिर हमारा नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर, और लास्ट पॉइंट है हमारा एनबीएफसी से रिलेटेड, आरबीआई एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लिया आपने वो। तो ये हमारे छोटे छोटे 16 पॉइंट्स थे जो मैंने कवर करा दिया आपको। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आता तो प्लीज़ आप मेरे पेज पे जाए इंस्टाग्राम के द फ्यूचर 72 और आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं वहाँ पर भी, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं। अगर आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। नाउ अब मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। अनाउंसमेंट ये है कि एक्चुअली कंपनीज ऑडिट में बच्चों को, आप जानते हैं जैसे कंपनीज ऑडिट में बहुत सारी लिमिट होती है, पेनल्टी होती है, डेज होते हैं कि इतने डेज में आपको रिक्वेस्ट लगानी है सब। तो वो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें रिटेन करने में। तो मैं उसके लिए भी एक
एक इनोवेशन, एक तरीके से तरीका लाया हूँ कि आपको वो लिमिट आसानी से याद हो जाएगी। उसके लिए मैं और मेरे एक फ्रेंड कोलैब करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक यूनिक वे में हम लोग वो आपको याद कराएंगे। वो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो जब हम लाएंगे, अभी कुछ दिनों में मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, बहुत जल्दी हम वो वीडियो लाएंगे, आप वो देखिएगा। वो काफ़ी यूनिक तरीका है जो हमने सोचा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो तरीका भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इवेंचुअली आपको एग्ज़ाम में पास होना है, आपको पास होना है, नंबर स्कोर करना है। लेकिन क्योंकि ऑडिट एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी लिमिट्स है, डेज है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसे रिटेन कर पाना। तो इसी वजह से कंपनीज ऑडिट के लिए हम ये नया तरीका लाने जा रहे हैं, जिसमें आपको पक्का हेल्प मिलेगी, आप पहले से बेटर पोजीशन में होंगे। तो बहुत जल्द हम कंपनीज ऑडिट के ऊपर भी वीडियो लाने वाले हैं एक यूनिक वे में। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।